तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो अपने प्यारा सा टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है राजस्थान में मिट्टियाँ। और ये छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। मतलब आज की क्लास में हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर देंगे। अब तुम्हारे हाथ में है, अगर इन चीजों का साथ साथ में रिवीजन करते रहोगे तो बढ़िया तरीके से याद कर लोगे। अगर भाई रिवीजन नहीं होगा तो फिर सिलेबस एक दिन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में सारी की सारी चीजें भूल जाओगे। इसलिए हमेशा एक बात कहता हूँ कि चीजों का साथ साथ में रिवीजन जरूर करते रहा करो। ठीक है? ओके, आवाज उस बढ़िया आ रही है? ओके सर। हाँ, तो राजस्थान में मीटियां पढ़ रहे हैं अपन। और आज अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करके कल एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे सवाल अपन लेकर आएंगे, ताकि तुम्हें पता भी चलेगा एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है, हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो हम मीटियों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे और इसके अंदर हमने दो वर्गीकरण पढ़ लिए थे। वैज्ञानिक वर्गीकरण हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था, भौगोलिक वर्गीकरण को भी हमने पढ़ लिया है। आज जो अपना तीसरा वर्गीकरण है इसका नाम है कृषि विभाग का वर्गीकरण। इसके अंदर राजस्थान की मिट्टियों को 14 भागों में बांटा गया है। ओके, ठीक है सर। तो आज हमें पढ़ना है कृषि विभाग का वर्गीकरण। हालांकि ये दोनों वर्गीकरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है, फिर भी 7-8 बार सवाल यहां से भी पूछा गया है। कृषि विभाग का वर्गीकरण, कृषि विभाग ने भी अपने हिसाब से राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण किया है। उसने भी कुछ अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे साइरोजेक्स मृदा कहां पर पाई जाती है, रेविरिना मृदा कहां पर पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा किन जिलों में पाई जाती है। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, बाकी इसमें अपने को ज्यादा कुछ भी ध्यान नहीं रखना। तो जो आज अपन कृषि विभाग का वर्गीकरण पढ़ेंगे इसमें राजस्थान की मिट्टियों को 14 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आप जो नाम देख रहे हो इसका नाम है साइरोजेक्स मृदा। कहां पर पाई जाती है सर? गंगानगर में पाई जाती है। केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि साइरोजेक्स मृदा कौन से जिले में पाई जाती है, गंगानगर में पाई जाती है। इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना। अगली जो मृदा उसका नाम है रेविरिना मृदा, गंगानगर में पाई जाती है। अगली मरुस्थलीय मृदा, नाम से पता चल जाएगा सर मरुस्थलीय मृदा तो मरुस्थलीय जिलों में पाई जाती है, जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, जोधपुर है, और आगे आपका शेखावाटी क्षेत्र दे रखा है। शेखावाटी क्षेत्र का नाम वैसे जिले लिखने की जरूरत ही नहीं है, तुम समझ जाओगे। हाँ सर, चूरू सीकर झुंझुनू की बात कर रहे हो आप। ये जो जिप्सी फेरस मृदा है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और यही बार बार में सवाल पूछते हैं। अगर एग्जामिनर कृषि विभाग का वर्गीकरण पूछेगा तो यहां से ज्यादा सवाल पूछता है कि जिप्सी फेरस मृदा कौन से जिले में पाई जाती है, तो ये तो अपनों को याद ही कर लेना, ये बीकानेर में पाई जाती है। अगले अपने ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा यानी कि हल्की सी भूरी मृदा कहां पर पाई जाएगी? पाली है, नागौर है, अजमेर, जालोर, सिरोही है, यहां पर ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, नॉन कैल्शियल ब्राउन मृदा कहां पर पाई जाती है? सर जयपुर सीकर के आसपास वाला क्षेत्र है, जयपुर आ जाएगा, सीकर आ जाएगा, पास में सर झुंझुनू है, अलवर है, नागौर है, अजमेर है। बस इन जिलों में नॉन कैल्शियल ब्राउन मृदा पाई जाती है। ठीक है सर, ओके भाई। सातवां जो प्रकार है उसका नाम है नवीन जलोढ़ मृदा। जयपुर, अलवर, भरतपुर, डीग, सवाईमाधोपुर और खैरतल तिजारा के आसपास में ये मृदा पाई जाती है। ये अपने को केवल मृदा के वर्गीकरण अपने को ध्यान रखने हैं, बाकी इसमें ज्यादा कोई इतना बड़ा महाभारत नहीं पूछेगा कि बताओ नवीन जलोढ़ मृदा कैसी होती है। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आता, जिप्सी फेरस मृदा राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। और ये भी नहीं पूछेगा कोई, इनका आपको क्रम ध्यान रखना है, कहीं रट्टा मारने लग जाओ पहले कौन सी थी, जिप्सी फेरस थी, रेविरिना थी, ऐसा अपने को कुछ ध्यान नहीं रखना, केवल अपने को जिले ध्यान रखने हैं। ठीक है, 14 प्रकार हैं, केवल 3-4 बार पढ़ोगे ना तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हालांकि यहाँ से एग्जाम में कम सवाल आते हैं, वैज्ञानिक वर्गीकरण है, भौगोलिक वर्गीकरण है, वहां से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, फिर भी यहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं तो अपन छोड़ के नहीं जा सकते। मान लो अपन ने पूरी मृदा पढ़ी और ये कृषि विभाग का वर्गीकरण छोड़ दिया और अपनी किस्मत खराब हो, एग्जामिनर ने यहीं से सवाल पूछ लिया, तो अपन छोड़ के नहीं जा सकते इसको। ओके, 8 नंबर पे जो मृदा उसका नाम है पीली भूरी मृदा। सर टोंक, सवाईमाधोपुर के आसपास में पाई जाती है, उदयपुर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है। 9 नंबर है नवीन भूरी मृदा यानी कि नई भूरी मृदा, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर के आसपास में पाई जाती है। फिर 10 नंबर पे पर्वतीय मृदा है, उदयपुर, सलूम्बर, कोटा के आसपास में पाई जाती है। और ये जो 11 नंबर पे आपको लाल लोम मृदा देख रही है, ये तो हमने भौगोलिक वर्गीकरण के अंदर भी पढ़ा था भाई।
डूंगरपुर बांसवाड़ा में, ये तो कई बार एग्जाम में पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो रट्टा ही मार लेना। लाल इसलिए होती है क्योंकि इसमें लो ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। काली मध्यम मृदा वैसे बता दोगे तुम, देखो जैसे पर्वतीय मृदा है सर, पर्वत वाले क्षेत्र में, जैसे उदयपुर है, सलूम्बर है, कोटा है, ये हमने पढ़ लिया। लाल लो मृदा डूंगरपुर बांसवाड़ा है। काली मध्यम मृदा सर, काली मिट्टी आपने बताया था हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाएगी, ये देखो कोटा बूंदी झालावाड़ है। कैल्शियम ब्राउन मरुस्थलीय मृदा, ये वापस मरुस्थलीय मृदा जैसलमेर बीकानेर में पाई जाएगी। और ये मरुस्थल व बालू का स्तूप बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर जोधपुर में पाई जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत पढ़ोगे ना तो ऑप्शन के हिसाब से तुम्हारा ये सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 14 प्रकार का जो वर्गीकरण है ये अपने को ध्यान रखना है। ये इसी के साथ में अपना जो मिट्टियों का वर्गीकरण था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे कि मिट्टियों के साथ में कौन कौन सी समस्याएं हैं, मिट्टियों का किस प्रकार से हम संरक्षण करें, किस प्रकार से इनका बचाव कर सकते हैं, किस प्रकार से इनका अपरदन रोक सकते हैं। तो ये जो छोटी मोटी बातें हैं वो भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहां भी एग्जाम में कई बार सवाल देखने को मिल जाता है। तो अगला जो अपना पॉइंट है उसका नाम है मृदा अपरदन। सर ये क्या हुआ, मृदा अपरदन मतलब मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। मतलब मृदा का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरण हो गया, इसी को हम मृदा अपरदन कहते हैं। किताब में आपको ये फोटो भी दिखाई देगी, अगर आपके पास में ब्रह्मास्त्र किताब है तो इस प्रकार से फोटो दिखाई देगी। मान लो कि यहाँ पर एक छोटा सा घर बना हुआ है जमीन के ऊपर, और यहां पर कोई मिट्टी का कण था, ये मिट्टी का कण यहां से उठकर आगे चला गया, तो ये क्या हो गया सर, ये मृदा का अपरदन हो गया, मृदा का ट्रांसफर हो गया। पहले मिट्टी यहां पर थी, ये मिट्टी उठकर आगे चलेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलेगी, अर्थात जो स्थानांतरण मिट्टी होती है वो क्या कहलाती है, मृदा अपरदन कहलाती है। ओके सर, मिट्टी अपरदन को, इस मृदा अपरदन को ही क्या कहते हैं, रेंगती मृत्यु कहते हैं, कृषि का क्षय रोग कहते हैं। समझे नहीं सर, जैसे मान लो कि मिट्टी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगे जा रही है, रेंगते रेंगते धीरे धीरे आगे जा रही है, ये इसे क्या कहते हैं सर, रेंगती मृत्यु कहते हैं। जिस प्रकार से सांप रेंग रेंग कर आगे चलता है ना, उसी प्रकार से मिट्टी रेंग रेंग कर आगे चलती है। इसे हम मृदा अपरदन को क्या कहते हैं, रेंगती मृत्यु कहते हैं, या फिर कृषि का क्षय रोग भी कहते हैं। क्षय का मतलब होता है टिब्बी, यानी कि यो के है कि खेती को टिब्बी वालो रोग है। टिब्बी तो समझो ना, टिब्बी हो जाओ तो आदमी सारा दिन खांस तो रहे, तो ये भी क्या है, मिट्टी का खांसी वाला रोग है, धीरे धीरे यानी कि आगे चलता रहता है। हाँ ठीक है, कितने कमेंट देख लो सर, नहीं देखने वाले, क्या करें, तो तुम बातें कोई और करते रहते हो, फिर बाद में बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप कमेंट ज्यादा देखते हो क्या। रिकॉर्डेड बच्चे ज्यादा देखते हैं इसलिए मैं कमेंटें नहीं देखता। चलूं आगे, नॉर्मल सी बातें समझ में आएगी क्या, पहले ये बताओ मृदा अपरदन क्या होता है सर, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, मतलब मिट्टी का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, ये क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। राजस्थान में मृदा अपरदन दो प्रकार से होगा, चलो ये तो मैं आगे बताऊंगा अभी, है ना, अभी इसका जिक्र नहीं करते हैं, एकदम सिटी वाइज चलते हैं। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर मिट्टी है, तो ये मिट्टी आगे जा रही है, धीरे धीरे रेंगती रेंगती आगे जा रही है, मतलब मृदा का ट्रांसफर हो गया, मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, अर्थात स्थानांतरण मिट्टी क्या कहलाती है, अपरदन कहलाती है, मिट्टी का ट्रांसफर हो गया। मृदा अपरदन को रेंगती मृत्यु भी कहते हैं। ये जो मिट्टी आगे जा रही है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इसे कहते हैं रेंगती मृत्यु। यार तूने तो मार दिया, क्या रेंग रेंग कर तू आगे चलेगी, मतलब मिट्टी धीरे धीरे आगे जाती है। ये नहीं कि जैसे आंधी भी आती है ना, आंधी तो भी आंधी के साथ में धीरे धीरे रेंगती रेंगती आगे बढ़ेगी। एक ने का मान लो जैसे जोधपुर की मिट्टी है और वो सीधी उड़कर अपने उदयपुर पहुंच गई, ऐसा कभी नहीं होगा, धीरे धीरे रेंगती रेंगती आगे बढ़ेगी। अगर मरुस्थलीकरण होता है, मतलब मरुस्थल आगे बढ़ता है ना, तो वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ठीक है, इसे कृषि का क्षय रोग कहते हैं। क्षय मतलब टिब्बी, क्षय रोग मतलब हिंदी में टिब्बी को क्या बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं। तो ये जो मिट्टी आगे बढ़ती है ये भी खेती के लिए टिब्बी वाला काम करती है, अभी खास खास के धीरे धीरे आगे बढ़ती है। राजस्थान में बात करूं तो राजस्थान में दो प्रकार से मृदा का अपरदन होता है। राजस्थान में दो प्रकार से मिट्टी आगे बढ़ती है, एक तो है वायु अपरदन, एक है जल अपरदन। मतलब ये बताओ कि राजस्थान में मिट्टी आगे कैसे जा सकती है सर, एक तो वायु के द्वारा जाएगी। जैसे मैं अगर पश्चिमी जिलों की बात करूं, मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करूं, तो वहां पर चलते हैं धूल भरी आंधियां, तो आंधी चलेगी तो वह मिट्टी उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, मतलब वायु उस मिट्टी को आगे लेकर जा रही है, ये क्या है, वायु अपरदन है। राजस्थान में मिट्टी आगे कैसे जा सकती है, एक तो वायु के द्वारा जाएगी, हवा चलेगी तेज, यानी कि धूल भरी आंधियां चलेंगी, तो धूल भरी आंधियां चलती हैं उसमें मिट्टी भी उड़ती है,
तो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चली जाती है, यह क्या है, वायु अप्रदन है। दूसरा जल अप्रदन, जल के द्वारा भी मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर जाती है। जैसे मान लो कि यहां पर मिट्टी है भाई, ठीक है सर, और आपने बढ़िया तरीके से पानी छोड़ दिया, आपको फोटो भी दिखाई दे रही है, तो यहां पर कोई मिट्टी है तो यह मिट्टी पानी के साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगी। मिट्टी का क्या हो जाएगा, मिट्टी का कटाव हो जाएगा। अगर राजस्थान में मिट्टी आगे जाती है ना, उसके लिए दो ही कारण उत्तरदायी हैं, एक तो हवा, एक पानी। मतलब राजस्थान में दो प्रकार से मृदा का अप्रदन होता है, एक तो वायु अप्रदन, एक जल अप्रदन। अब मैं तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं जो एग्जाम में पूछा भी गया है, क्या इन दोनों अप्रदन में से राजस्थान में किससे ज्यादा अप्रदन होता है? वायु के द्वारा ज्यादा मिट्टी आगे जाती है या फिर जल के द्वारा मिट्टी ज्यादा आगे जाती है? फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ। अगर मैं इन दोनों की बात करूं कि राजस्थान में मिट्टी के लिए सबसे ज्यादा अप्रदन के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है, वायु अप्रदन या जल अप्रदन? ये एग्जाम में सवाल आया हुआ भी है। सर कौन से एग्जाम में आया था, टेंशन मत लो, जो अपने कल की क्लास होगी उसमें सारे के सारे एग्जाम में सवाल पूछेगा, वो मैं लेकर आऊंगा, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कौन से एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट एलएस से कह रहे हो है पानी, अच्छा नहीं भाई गलत आंसर दे दिया तने है। अच्छा और बताओ, जल, सुनील कुमार मीणा भी जल कह रहे हो है। हाँ ये बताओ कि राजस्थान में कितना जल है? तुम कह रहे हो कि भाई का पानी के द्वारा राजस्थान में मिट्टी आगे जाती है। राजस्थान का जो 2/3 भाग है ना, वो केवल मरुस्थल वाला है। ये हमने बातें पढ़ी हैं, किसमें पढ़ी है सर, भौतिक प्रदेशों के अंदर पढ़ी हैं। राजस्थान में कितना पानी है? पूर्वी मैदानी प्रदेश कितना है सर, 23% भाग पर है, नदियां बहती हैं वहां पर। अरे भाई साहब 62% भाग तो मरुस्थल वाला है, जहां पर पानी नहीं है, वहां पर होता है मरुस्थलीकरण है, और वहां पर चलती हैं तेज धूल भरी आंधियां। जो कह रहे हैं ना कि सर जल के द्वारा अप्रदन होता है, मुझे लगता है तुमने मरुस्थल का कभी सामना ही नहीं किया। तुमने कभी चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है, जोधपुर है, बाड़मेर है, नागौर है, ये क्षेत्र देखे ही नहीं है, तुमने धूल भरी आंधियां देखी नहीं है। इसलिए मेवाड़ वालों को लगेगा सर पानी के द्वारा ही ज्यादा अप्रदन होता होगा, नहीं पानी के द्वारा नहीं होता। तो सारा का सारा सबसे ज्यादा अप्रदन होता है ना, होता वायु के द्वारा। जब धूल भरी आंधियां चलती है ना तो आदमी को पता ही नहीं चलता, यानी यहां पर आदमी खड़ा होता तो भी दिखाई नहीं देता यार का कौन खड़ा है, नहा धो के बाहर निकलते हैं और 5 मिनट बाद में तो जैसे यार का 10 दिन से नहाए नहीं है, यह हालत हो जाती है। ठीक है, तो राजस्थान में दो प्रकार का मिट्टी के द्वारा अप्रदन होता है, वायु के द्वारा और जल के द्वारा। हवा चलेगी, तेज धूल भरी आंधियां चलेंगी, उसके द्वारा भी मिट्टी आगे जाएगी। और मान लो कि यहाँ पर पानी है, जैसे नदियां हैं, नदियां बहती हैं, नदियों में सबसे ज्यादा कौन बहती है, चंबल। चंबल है वो मिट्टी का सबसे ज्यादा कटाव करती है, जिसे हम अवनालिका अप्रदन भी कहते हैं। ये बात हमने भौतिक प्रदेश में पढ़ी भी है। तो सबसे ज्यादा जो मिट्टी को आगे लेकर जाती है ना नदियों में, वो लेकर जाती है चंबल। वो मिट्टी का भयंकर कटाव करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अवनालिका अप्रदन कहते हैं। तो राजस्थान में दो प्रकार से मृदा का अप्रदन होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वायु अप्रदन, समझ गए। राजस्थान का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र वायु अप्रदन से है, एग्जाम में पूछा गया सवाल भी है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा मिट्टी का अप्रदन किससे होता है, सर वायु से होता है। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र यही है भाई। वायु से मिट्टी के कण एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसी हम क्या कहते हैं, वायु अप्रदन, क्षैतिज अप्रदन या फिर परत अप्रदन भी कहते हैं। इस प्रकार से आपके सामने किताब में फोटो भी दे रखी होगी। ये मान लो का पूरा धरातल है और इधर क्या चल रही है, वाइंड। वाइंड का मतलब होता है हवा, थोड़ी बहुत अंग्रेजी मुझे भी आती है भाई, ठीक है। इस दिशा में हवा चल रही है, तो हवा चलेगी तो क्या होगा, जैसे ये मिट्टी का कण है तो मिट्टी का कण यहां से उड़कर यहां पर आ जाएगा, फिर आगे चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, देखो उड़कर यहां पर आ गया ना, फिर रेंगता रेंगता चलेगा, यहां पे चला गया, फिर रेंगता रेंगता आगे चला गया। कोई कण यहां से उड़कर यहां पर चला जाएगा, कोई कण यहां से उड़कर यहां पर चला जाएगा, धीरे धीरे मिट्टी के कण रेंगते हुए आगे चलते रहते हैं, ठीक है। और मान लो तेज आंधी चली तो हवा का कण यहां से उड़कर आगे चला जाएगा। तो बस यही मिट्टी का अप्रदन है, ठीक है। तो किताब में फोटो भी आप समझ सकते हो इस चीज को क्या। तो वायु से जो मिट्टी के कण हैं एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान के ऊपर चले जाते हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं, वायु अप्रदन कहते हैं। इसे अगर और नाम दें सर तो इसे हम परत अप्रदन भी बोलते हैं, क्षैतिज अप्रदन भी इसको हम बोलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वायु अप्रदन कहां पर होगा, अगर इस प्रकार से मिट्टी के कण उड़ेंगे तो राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पर उड़ेंगे, राजस्थान में सर्वाधिक वायु का अप्रदन होगा जैसलमेर में। और सबसे कम कहां पर होता है, सबसे कम होता है धौलपुर में। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बस इतनी बातें हैं वायु अप्रदन के बारे में। परिभाषा तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि बताओ कि वायु अप्रदन क्या होता है, ऐसी परिभाषा कोई नहीं पूछेगा। मिट्टी अप्रदन क्या होता है, ये केवल बातें समझाने के लिए हैं। ओके सर।
जल अपर्दन, जल बहाव के साथ में मिट्टी का अपर्दन हो जाता है। जैसे मान लो कि यहां पर आपको मिट्टी दिखाई दे रही है सर, बिल्कुल धरती है, जमीन हमें दिखाई दे रही है, तो यहां पर खूब सारी मिट्टी है। अब यहां पर भयंकर तेज बहाव से पानी आता है, तो पानी आएगा तो यहां की मिट्टी बहकर आगे चली जाएगी, तो ये क्या हो गया, जल अपर्दन हो गया। मतलब जल के बहाव के साथ में अगर मिट्टी आगे चली जाती है उसे हम कहते हैं जल अपर्दन। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, सबसे ज्यादा प्रभावित है चंबल का प्रदेश, क्योंकि चंबल नदी फुल स्पीड में बहती है और मिट्टी को काट कर आगे लेके चली जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अवनालिका अपर्दन। कहते हैं हाड़ौती का जो पूरा का पूरा पठार है ना, वो इस समस्या से ग्रसित है, मतलब जल अपर्दन से प्रभावित है। वहां पर आंधियां तो चलती नहीं हाड़ौती के पठार में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सबसे कम आंधियां झालावाड़ में चलती हैं। तो पूरा का पूरा हाड़ौती का जो पठार है वो जल अपर्दन से प्रभावित है, क्योंकि वहां पर नदियां बहती हैं। अगर तुमसे पूछ लेगा सर्वाधिक जल अपर्दन वाला जिला कौन सा है, हाँ, अरे मेरी कोई पुरानी सेटिंग नहीं है, क्या बोल रहे हो पता नहीं, हाँ मत करो रे इतनी कॉपी पेस्ट। तो सर्वाधिक जल अपर्दन वाला जिला कौन सा है, कोटा। देखिए सर्वाधिक नदियों वाला संभाग जब कोटा है तो जिला पूछ लेगा तो क्या होगा, कोटा ही होगा। तो सर्वाधिक जल अपर्दन वाला जिला कौन सा है, कोटा है। ओके, ओके सर, समझ जाओगे, नॉर्मल सी बात है। तुमसे पूछ लेगा सर्वाधिक जल अपर्दन वाला संभाग कौन सा है, कोटा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिला पूछ ले तो भी कोटा होगा, क्योंकि वहीं से अपने ज्यादा नदियां बहती हैं भी। तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग ही कोटा है, तो सर्वाधिक जल अपर्दन कहां से होगा, कोटा से होगा, क्योंकि चंबल नदी यहीं से होकर बहती है। ठीक है सर, आ जाओ भी। ये हमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी था भौतिक प्रदेश में, लंबवत अपर्दन क्या होता है, अवनालिका अपर्दन क्या होता है। मतलब जो जल का तेज बहाव होता है ना, वो मिट्टी को काटकर एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर लेकर चला जाता है। जैसे चंबल नदी में इसको हमने पढ़ा था, होता है क्या है कि जल का तेज बहाव, जब चंबल नदी बहती है तो चंबल नदी फुल स्पीड के साथ में बहती है, और उसमें क्या होता है कि मिट्टी का इतना भयंकर कटाव करती है कि यह डाकुओं की शरणस्थली बन जाती है, जिसे हमने कहा था बीहड़ है। चंबल के डाकू बड़े फेमस हैं। तो ये वही है लंबवत या अवनालिका अपर्दन, ये हमने भौतिक प्रदेश के अंदर भी पढ़ा था भाई। जब कोई भी नदी बहती है तो वह भयंकर तेज बहाव के साथ में बहती है, और अगर तेज बहाव के साथ में बहेगी तो मिट्टी का कटाव कर देगी और मिट्टी को अपने साथ में आगे लेकर चली जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, लंबवत या अवनालिका अपर्दन कहते हैं। इस प्रकार से लंबवत अपर्दन कर देती है। तो जल का तेज बहाव मिट्टी को काटकर एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर लेकर चला जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाली नदी कौन सी है, चंबल नदी। अगर आपको वास्तव में देखना है ना सर ये अवनालिका अपर्दन क्या है, तो आप बीहड़ भूमि देखिए, आप जाइए है अपने धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर, उस क्षेत्र में जाइए, वहां पर आपको इस प्रकार की बीहड़ भूमि देखने को मिलेगी। आपको लगेगा यार कि चंबल नदी कितने तेज बहाव से बहती है और किस प्रकार से मिट्टी को काटकर आगे लेकर जाती है। ठीक है, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाला जिला पूछ ले, अगर अवनालिका अपर्दन वाला जिला पूछे तो कोटा करके आना है। ठीक है, बीहड़ भूमि अलग, अगर इस प्रकार से ज्यादा कटाव करती राजस्थान में तो अपने कोटा करके आना है। सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाली नदी चंबल है, लेकिन जिला पूछ ले तो कोटा है। ठीक है, बीहड़ भूमि पूछे तो आपको पता है करौली करके आना है। ओके, ठीक है, नॉर्मल सी बातें हैं, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन कैसे, क्योंकि सर्वाधिक नदियां उधर ही बहती हैं कोटा के अंदर, और जल के द्वारा सर्वाधिक अपर्दन है वो कोटा के अंदर ही होता है। भाई सर्वाधिक अपर्दन कहां पर होता है, कोटा के अंदर होता है पानी के द्वारा। तो वही अवनालिका अपर्दन वाला सर्वाधिक जिला कौन सा, कोटा है भाई। ये अपने नॉर्मल से प्रारंभिक बातें हैं जो हम मिट्टियों के बारे में पढ़ रहे हैं। समझ गए ना अवनालिका अपर्दन क्या होता है, समझ गए। कोटा सर, कोटा ऑप्शन में ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं तो सवाल ही नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो। चलो भाई आ जाओ आगे, अवनालिका अपर्दन समझ गए सर। अब पढ़ते हैं चादरी अपर्दन। चादरी अपर्दन पता है थोड़ा बहुत है, मतलब पहाड़ों की जो मिट्टी जल के साथ में बह जाते हैं ना, उसे हम कहते हैं चादरी अपर्दन। सर कहां पर होगी, सिरोही में होगी भाई। पहाड़ियां कहां पर हैं, सिरोही के अंदर हैं। तो इस प्रकार से जैसे मान लो ये कोई आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है, अब कोई भयंकर बारिश हुई, कोई बाढ़ आ गई, तो क्या होगा, यहां पर कोई मिट्टी थी, ये नीचे आ गई। ये देख लो, इस प्रकार से आपको ये किताब में फोटो भी दिखाई दे मिल जाएगी। तो जैसे यहां पर कोई मिट्टी थी, कोई भयंकर बाढ़ आ गई, भयंकर बारिश हुई, तो ये मिट्टी टूटकर यहां पर आकर गिर गई। ये क्या हो गया सर, ये चादरी अपर्दन हो गया। सर्वाधिक चादरी अपर्दन वाला जिला कौन सा है, सिरोही है। क्यों सर, क्योंकि पहाड़ियां उधर ही हैं। अब मैं कह दूंगा भाई सर्वाधिक चादरी अपर्दन वाला जिला जैसलमेर है, कैसे हो जाएगा, पहाड़ियां ही नहीं है। ठीक है, तो सर्वाधिक चादरी अपर्दन वाला जिला सिरोही। समझ गए ना, चादरी अपर्दन क्या होता है, पहाड़ियों की मिट्टी वर्षा के जल के साथ में बह जाती है।
इस प्रकार से आपके सामने पहाड़ियां हैं और यहाँ पर जो मिट्टी है वो क्या होगा, पानी के साथ में नीचे आ जाएगी। ये हो गया भाई साहब पहाड़ियों का चादरीय प्रदन। सर्वाधिक चादरीय प्रदन वाला जिला सिरोही है। ठीक है सर, ये बातें कंप्लीट होगी। अब तुमसे मृदा अपरदन के कारण पूछेगा कि ये मिट्टी आगे जाती क्यों है। फिर हम देखेंगे कि मृदा अपरदन का हम किस प्रकार से संरक्षण कर सकते हैं, किस प्रकार से रोक सकते हैं। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आता है, मृदा अपरदन के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है, कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है। केवल आपको ये नाम ध्यान रखने हैं। ये जो आगे बात लिख रही है मैंने सारी की सारी केवल समझाने के लिए लिख रही है कि वनोन्मूलन होता क्या है। भाई मिट्टी आगे क्यों जाएगी तुम खुद बताओ। क्योंकि हम वनों का कटाव करते हैं, वनों के कटाव से मृदा में अपरदन होता है, इसलिए वनोन्मूलन है मिट्टी के कटाव के लिए उत्तरदायी है। जैसे आपको एक फोटो दिखाई दे रही है, एक तो यहां पर पेड़ नहीं है, पेड़ों की हमने क्या कर दी, कटाई कर दी। पेड़ों को काटना ही क्या कहलाता है, वनों का उन्मूलन कहलाता है, वनोन्मूलन कहलाता है। हमने यहां पर पेड़ काट दिए। अब जब यहां पर पेड़ नहीं होंगे तो यहां की मिट्टी उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी। पीछे देखोगे आप, पीछे ने खूब सारे आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, यहां की मिट्टी नहीं उड़ेगी। जहां पर पेड़ होते हैं ना वहां पर कभी भी मृदा का अपरदन नहीं होता, क्योंकि पेड़ है वो पानी के बहाव को भी कम कर देते हैं, वहां पर आंधियां भी नहीं चलती। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, भी वनों का कटाव मत करो। तो वनों के कटाव से मृदा अपरदन होती है। मृदा अपरदन के कौन कौन से कारण है, तो सबसे पहला वनोन्मूलन हो गया। दूसरा जूमिंग कृषि, मतलब पहाड़ी डालों के वनों को काट कर खेती करना क्या कहलाता है, जूमिंग कृषि कहलाता है। इस प्रकार से जो पहाड़ होते हैं, जैसे मान लो ये कोई पहाड़ है और पहाड़ों के ऊपर होते हैं भाई साहब पेड़ पौधे, हमने क्या किया, इन पेड़ पौधों को काट दिया, इनको जला दिया। इसके बाद में हम यहाँ पर खेती करेंगे। हमने जब पेड़ पौधों को काट दिया तो यहाँ पर क्या होगी सर, मृदा का अपरदन होगा, क्योंकि आपने पेड़ पौधों को काट दिया। तो जो पहाड़ों के जो ढलान होते हैं वहां पर वनों को काट दिया जाता है, उसके बाद में खेती की जाती है। सर हम पेड़ पौधों को क्यों काटते हैं, क्योंकि इंसान लोभी होता है। इंसान अपने स्वार्थ के लिए क्या करता है, पेड़ पौधों को काट देता है, उनको जला देता है। इसे हम कहते हैं स्लेश एंड बर्न फार्मिंग, मतलब काटो और जलाओ कृषि। इसे क्या कहते हैं, जूमिंग कृषि। तो ये जो जूमिंग कृषि है यह भी मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है। अगर कारण आ जाएगा मृदा अपरदन के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है कौन सा नहीं है, तो अपने को ध्यान रखना है। जूमिंग कृषि क्या होती है सर, पहाड़ी क्षेत्रों में हम जो पेड़ पौधों को काटते हैं ना वही जूमिंग कृषि है। मतलब तुम पेड़ पौधों को काट रहे हो तो मिट्टी का अपरदन होगा भाई। ठीक है सर। और मिट्टी आगे कैसे जाएगी, पेड़ पौधों को काट दो। कैसे काटोगे, तुम पशुओं को बहुत ज्यादा चराते हो। जैसे मान लो कि ये कोई चारागाह भूमि है, यहां पर पहले जैसे यहां पर मान लो कोई भी घास उगी हुई भी, जैसे किसी भी जमीन के ऊपर अगर घास फूस होता है ना तो वह घास उस मिट्टी को आगे जाने नहीं देती है। ये कोई चारागाह भूमि है। पहले दिन पशु चरने के लिए आते हैं इस जमीन के ऊपर और ऊपर वाली घास खा लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरे दिन आएंगे फिर खत्म कर देंगे, फिर तीसरे दिन आएंगे और खत्म कर देंगे, चौथे दिन आएंगे ना तो उसको जड़ से खत्म कर देंगे। यानी कि आपने एक स्थान पर पशुओं को ज्यादा चरा लिया। पशुओं को ज्यादा चराओगे तो जो भी घास फूस है, जो भी यानी कि पेड़ पौधे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया, उन पेड़ पौधों को समाप्ति कर दिया। तो अत्यधिक पशु चारण मतलब अत्यधिक मात्रा में पशुओं को चराना पशु चारागाह भूमि की वनस्पति को अंतिम बिंदु तक समाप्त कर देता है, मतलब उसको जड़ से उखाड़ लेता है, उसको बिल्कुल समाप्त कर देता है। तो ये अत्यधिक पशु चारण भी मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है। अगर इस प्रकार से वनस्पति नहीं बचेगी चारागाह की भूमि में तो यहां पर भी मिट्टी का अपरदन होगा। इसके बाद में सही फसल चक्र, आप यानी कि फसलों की बुआई सही ढंग से करो। एक तो समांतर जुताई करो। आप क्या करते हो कि फसलों की सही ढंग से जुताई नहीं करते, इसके लिए मतलब सही फसल चक्र भी मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है। मतलब समांतर जुताई ना करना। कैसे जुताई करोगे फसलों के, समांतर करोगे इस प्रकार से। अगर इस प्रकार से समांतर जुताई करते हो, मतलब खेत को अगर समांतर बोते हो ना तो मिट्टी का अपरदन नहीं होगा। अगर आप समांतर जुताई नहीं करते हो तो मिट्टी का अपरदन होगा, मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जाएगी। और गलत बुआई करना मतलब आप सही ढंग से फसल चक्र नहीं अपनाते हो। जैसे मान लो अब की बार आपने बाजरे की फसल बो दी, उसके बाद में अगले साल फिर बाजरे की फसल बो दी, उसके बाद में अगले साल फिर बाजरे की फसल बो दी, तो ये सही फसल चक्र नहीं है। हमेशा क्या करो कि फसलों को बो के बो, यानी कि हमेशा फसलों को चेंज कर दो। अब की बार बाजरा बोया है, अगली बार मूंग मोट बो दो, अगली बार गंवार बो दो, फिर यानी कि खेत ने छोड़ दो, अगली बार चना बो दो। यही तो होता है, सही ढंग से फसलों का चक्र अपनाओ। अगर बार बार में आप एक ही फसल को बोओगे तो वह भूमि ज्यादा दिन उपजाऊ नहीं होती है। फिर बाद में हमें उसको उपजाऊपन बढ़ाने के लिए उसको छोड़ना पड़ता है, खेती नहीं करनी पड़ती है। तो आपको क्या है, सही फसल चक्र को अपनाना है।
तब आपकी मिट्टी का अपर्दन नहीं होगा। अत्यधिक सिंचाई, अगर आप बहुत ज्यादा सिंचाई करते हो तो भी मिट्टी आगे जाएगी। सर ज्यादा सिंचाई कैसे करोगे? जैसे मान लो कि यहां पर अपने फसल बो रखी है, आपने ध्यान ही नहीं दिया, पानी चालू कर दिया और उसके बाद में फसल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो पानी क्या करेगा? पूरा का पूरा मिट्टी का कटाव कर देगा, यहां पर जो भी फसल थी ना उसको खराब कर देगा। आपने बहुत ज्यादा सिंचाई कर दी, या फिर बाढ़ आ जाए भी, बाढ़ आ जाएगी ना तो भी क्या होगा? मृदा का अपरदन हो जाएगा। तो अत्यधिक सिंचाई, बहुत ज्यादा सिंचाई और बाढ़ भी क्या है? मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारण मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है, कौन सा नहीं है? इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा। सर मृदा का संरक्षण कैसे करें, मृदा अपरदन को किस प्रकार से रोकें? ये तो सारे के सारे मैंने काम बताए ना, ये मत करो। क्या क्या? पेड़ों की कटाई रोक दो भाई, आप पेड़ों को मत काटो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, वो अपने आप ही मृदा अपरदन को रोक देंगे। तो पेड़ों की कटाई रोकी जाए भी। अगर आपको मृदा का अपरदन रोकना है, अगर आपको मृदा का संरक्षण करना है, मतलब मिट्टी का संरक्षण करना है, तो इसके लिए क्या करोगे? पेड़ों की कटाई रोक दो। पेड़ अगर कटाई रोक दोगे तो वो मिट्टी को आगे जाने से रोक देंगे। पेड़ों की श्रृंखला बनाओ। किस प्रकार से श्रृंखला बनाओ? इधर आपको बालू के टिल्ले दिखाई दे रहे हैं, फोटो देखो, इधर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? बालू के टिल्ले दिखाई दे रहे हैं, आपको पूरा का पूरा मरुस्थल दिखाई दे रहा है। इसी फोटो में नीचे आपको पेड़ों की श्रृंखला दिखाई दे रही है, मतलब पूरी की पूरी पेड़ों की एक लाइन सी बना दी भाई, पूरी लाइन बना दी। यहां पर हमने क्या किया? पेड़ों की लाइन बना दी। अब ये मिट्टी आगे नहीं जाएगी। अब ये मिट्टी आगे जाएगी ना तो भी यानी कि पेड़ पौधे इसको रोक लेंगे, मैं तेरे को कहीं नहीं जाने दूंगा। तो पेड़ों की कटाई रोको, पेड़ों की श्रृंखला बनाकर बालू टीलों के प्रसार को रोका जाए। ये जो बालू का के टिल्ले हैं इनको आप किस प्रकार से रोक सकते हो? इस प्रकार से आप पेड़ों की श्रृंखला बना दो, पेड़ों की लाइन बना दो, इसके बाद में मिट्टी आगे नहीं जाएगी। फसल चक्र अपनाओ, अभी मैंने बताया था फसलों का हेर फेर करो, मतलब हर बार में फसलों का आदान प्रदान करो। अब की बार जैसे मैंने बताया, बाजरा बो दो, कभी ग्वार बो दो, मूंग मोठ बो दो, चना बो दो, सरसों बो दो, हमेशा यानी कि फसलों को अदल बदल करके बोओ के। तो फसल चक्र अपनाओ, फसलों का हेरफेर अपनाओ। जल की गति कम करने के लिए मेड़बंदी करो। मेड़बंदी समझते हो? अगर मैं हमारे शेखावटी की बात करूं तो मतलब डोला करना। खेत में क्या होता है, जैसे मान लो क्या, फोटो के माध्यम से बताता हूं, ये कोई भी क्या अपने खेत है भाई, ठीक है सर, और इस खेत में हमने दे दिया पानी। अब पानी आएगा फुल तेज बहाव से, तो हम क्या करते हैं? मेड़बंदी करते हैं, मतलब डोला बनावा। ठीक है, तो डोला कैसे बनाते हैं? पहले यहां पर डोला बनाएंगे, इसमें पानी भर गया, फिर यहाँ इसको गैप कर देंगे, थोड़ा सा खोल देंगे, फिर यहां पर पानी भर देंगे, आगे डोला बना देंगे। इस प्रकार से पूरे खेत में मेड़बंदी करके उसमें पानी दिया जाता है। तो आप जल की गति को कम करो और मेड़बंदी करो। ठीक है, डोली बनावा, हाँ वही डोला कहते हैं, डोली कहते हैं, एक प्रकार से दीवार होती है खेतों में। मृदा में रासायनिक खादों कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कम से कम करें। ठीक है, ये जो मिट्टी के अंदर अब होते हैं ना, मतलब आप जो रासायनिक है, उर्वरक खाद है, इसका कम से कम उपयोग करो, ज्यादा उपयोग मत करो। और जो कीटनाशक दवाइयां हैं वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, तो इनका उपयोग आप कम से कम करो भी। मरुस्थलीकरण के कारण बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मरुस्थलीकरण तो समझते हो सारे के सारे, हमने भौतिक प्रदेश में मरुस्थलीकरण के बारे में पढ़ा है। मरुस्थलीकरण क्या होता है मुझे जल्दी से बताओ, मरुस्थलीकरण क्या होता है? रेगिस्तान का मार्च, मरुस्थल का आगे बढ़ना, वही होता है मरुस्थलीकरण। हाँ, बताओ जल्दी से मुझे मरुस्थलीकरण। हाँ, ब्रह्मास्त्र 41 जिलों के हिसाब से ही है। और बताओ। मुंह भी बदलू हमारे खेत में फसल, बिल्कुल बदलनी चाहिए। अगर फसल बदल बदल कर नहीं उगाओगे ना तो भूमि बंजर हो जाएगी धीरे धीरे। मरुस्थलीकरण समझ गए? रेगिस्तान का मार्च होना, तो मतलब रेगिस्तान है, मरुस्थल है, वो आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, ये क्या मरुस्थलीकरण है। तो मरुस्थलीकरण के कौन कौन से कारण है? एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आता, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कर्मचारी चयन बोर्ड तो यहां से क्वेश्चन पूछ लेती है। मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है, कौन सा नहीं है, केवल आपको नाम ध्यान रखने हैं, बाकी कुछ ध्यान नहीं रखना भाई। आप खुद अनुमान लगाना कि यार मरुस्थल आगे कैसे बढ़ेगा। आप चले जाना जैसलमेर बाड़मेर की तरफ, और वहां का आप जो भी जलवायु है, जो भी विशेषता है ना, उनको ध्यान में रखना, आपका सवाल गलत ही नहीं होगा। मरुस्थलीकरण जैसलमेर बाड़मेर, वहां पर मरुस्थल आगे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जलवायु की कठोरता है, मतलब वहां पर उच्च तापमान है, कम वर्षा है। जैसलमेर बाड़मेर करके मैं बात करूं तो वहां पर गर्मी तो पड़ती है भयंकर, क्योंकि उच्च तापमान है, और बारिश होती है कम, इसलिए मरुस्थलीकरण होगा, मरुस्थल आगे बढ़ेगा। वनस्पति का अभाव है, पेड़ पौधे नहीं है ज्यादा,
और क्या है वनोन्मूलन, मतलब वनों का कटाव कर देते हैं। जब वनों का कटाव कर देते हैं तभी तो वनस्पति का अभाव है सर, मतलब ये कारण भी मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है। जनसंख्या में वृद्धि, अगर मान लो कि जनसंख्या में वृद्धि करेंगे तो हमारे पास में संसाधन है कम, हम क्या करेंगे, पेड़ पौधों को काटेंगे। जितनी ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि होगी, धीरे धीरे आप खुद देख लो, आपके आसपास में कोई भी शहर है, कोई भी गांव है जहां पर आप रहते हो, पहले वहां पर कोई नहीं रहता, थोड़ा बहुत यानी का गांव था, उसके बाद में धीरे धीरे गांव का हमने इतना प्रसार कर दिया, शहर का इतना प्रसार कर दिया, क्या थोड़े दिनों के बाद में शहर आपस में टच ही हो जाएंगे। ये सारा का सारा कारण क्या है, जनसंख्या की वृद्धि। जैसे मान लो कि जनसंख्या में वृद्धि होगी, अब यानी किसी भाई को अगर घर बनाना है तो वो घर बनाएगा, उसमें मान लो 2-3 पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो उन पेड़ पौधों को वो काट देगा, वनोन्मूलन कर देगा। तो जनसंख्या की वृद्धि भी क्या है, मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है। अनियंत्रित पशुचारण, आप हद से ज्यादा पशुओं को चराते हो, सही ढंग से पशुचारण नहीं करते हो, पशुओं को ज्यादा चराते हो, तो भी क्या है वहां पर है मरुस्थलीकरण का कारण उत्तरदायी है। अनियंत्रित पशुचारण मतलब अतिचारण है, अतिचारण भी इसको बोल सकते हैं, किताब में लिखा हुआ भी है आपके सामने। अतिचारण मतलब बहुत ज्यादा पशुओं को चराना, सही ढंग से नहीं चराना। ठीक है सर। भूजल स्तर में गिरावट, यानी कि भूमि के जल स्तर में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, इससे लगातार सूखा पड़ रहा है, और वायु प्रदूषण तो है ही इसका मूल कारण। मतलब मिट्टी क्या करेगी, हवा के द्वारा एक स्थान से उड़कर आगे चली जाएगी, तो वायु प्रदूषण है, मतलब मृदा प्रदूषण में भी वृद्धि होना। ये सारे के सारे कारण मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आता है, कर्मचारी चयन बोर्ड यहां से क्वेश्चन पूछता है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारण मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है, कौन सा नहीं है। सीटी में तो बहुत बार यहां से सवाल पूछा गया है, और यहां थोड़ा बहुत कंफ्यूज करता है। वनोन्मूलन लगभग लोगों को पता नहीं होता कि वनोन्मूलन क्या है, वनों को काटना। वो जैसे क्वेश्चन दे देगा वनोन्मूलन है, वनों को लगाना, वो वनों को काटना नहीं देगा, वनों को काटना नहीं, वो देगा वनोन्मूलन, क्योंकि इस नाम में कंफ्यूज रहते हैं। मतलब वनों का उन्मूलन कर दिया आपने, वनों को काट दिया। अगर आप वनों को काटते हो तो मरुस्थल को बढ़ावा दे रहे हो, मरुस्थल के प्रसार को बढ़ावा दे रहे हो आप, तो ये मरुस्थलीकरण है। तो वनोन्मूलन के बारे में ध्यान रखना, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछता है, वनोन्मूलन है, वनों को लगाना, वनों को संरक्षण करना, पेड़ पौधों को बढ़ावा देना, तो तुम आराम से कर दोगे। ठीक है सर, तो ये भी मरुस्थलीकरण के कारण हो गया। अगली आती है अपने सेम। सर सेम क्या है, मतलब जलाधिकता। ये नाम तो तुम समझ जाओगे, देखो जलाधिकता मतलब जल की अधिकता। अगर किसी क्षेत्र में जल की अधिकता हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, सेम कहते हैं। जल की अधिकता भी खराब होती है, गंगानगर मानगढ़ वालों से पूछो, वहां पर ये समस्या बहुत ज्यादा है। वहां पर क्यों है सर, क्योंकि वहां पर गंग नहर है, इंदिरा गांधी नहर है। आपने जैसे मान लो कोई फसल बो रखी है, अब इस फसल में अगर पानी पानी हो जाए ना, तो भाई साहब ये भी खराब है। और ये पानी इतना खराब है कि इस पानी को जमीन नीचे नहीं सोखती है, ये हमेशा फसलों के ऊपर तैरता रहता है। हम अखबारों में पढ़ते हैं कि ज्यादा बारिश होने से किसानों की फसलें खराब होगी, ये भी दुख का कारण है। अगर बारिश कम हो जाए तो भी परेशानी, अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो भी परेशानी हुई। और कभी कभी इतनी बारिश हो जाती, इतना पानी हो जाता है कि जमीन उस पानी को नहीं सोख पाती। अगर इस प्रकार से फसलों के ऊपर पानी तैरता रहेगा तो तुम मुझे बताओ कि क्या फसलें जीवित रहेंगी, क्या फसलें आगे बढ़ेंगी। जैसे मान लो कि मैं पानी का प्यासा ही नहीं और मुझे कहते हैं और पी पानी, मुझे पानी के अंदर डुबो रखा है, उसी प्रकार से फसलों की कहानी है। फसलों को बेचारों को पानी की जरूरत ही नहीं है, फिर भी फसलों को पानी में डुबो रखा है कि तुमको तो इसी के अंदर रहना है। तो ये समस्या क्या सेम है, जल की अधिकता हो गई, मतलब ये एक प्रकार से दलदल की समस्या होगी। ये इस प्रकार से देखो, दलदल वाली समस्या होगी ना भूमि के अंदर, ये जैसे आपको फोटो में दिखाई भी दे रहे हैं, जमीन के ऊपर का पानी पानी हो रखा है, मतलब पूरा पानी पानी होगा, दलदल वाली सी समस्या होगी। ये समस्या सेम है। होती क्यों है सर, कि मरुस्थल में जमीन के नीचे चुनने का विस्तार है, जो मरुस्थलीय भूमि है इसके जमीन के नीचे चुनने का विस्तार है। और जब वहां पर नहरों का पानी जाता है, नदियों का पानी जाता है ना, तो वो जो पानी नीचे जमीन सोख नहीं पाती, और वहां पर ये दलदल की समस्या हो जाती है। ये क्या है, सेम है भाई। तो मरुस्थल में जमीन के नीचे चुनने का विस्तार है, जिसके कारण नहरों व नदियों का पानी जमीन में अत्यधिक गहराई तक नहीं जाता है। जैसे मान लो कोई नहर जा रही है, इंदिरा गांधी नहर जा रही है, गंगा नहर जा रही है, तो उसके अंदर बढ़िया पानी है, तो उसके अंदर पानी है, तो उसका जो पानी है ना वो जमीन की गहराई तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि नीचे चुनने की परत वो उस पानी को कहेगी तो ऊपर ही रह गए, वो सोखने नहीं देगी, क्योंकि जमीन तो पानी को सोख लेती है। लेकिन इस क्षेत्र में क्या, नीचे चुनने की परत है, तो चुनने की परत पानी को नहीं सोखेगी, तो वह पानी ऊपर ही तैरता रहेगा, अत्यधिक गहराई तक नहीं जाता, वहां दलदल की समस्या हो जाती है। यही क्या सेम है, जिसे हम कहते हैं जलाधिकता, मतलब जल की अधिकता। ये शब्द यूज नहीं करेगा, ज्यादा शब्द ये यूज होगा सेम। सेम क्या है, तो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना, परिभाषा तो हालांकि नहीं पूछते हैं,
लेकिन ये जरूर पूछेगा सेम से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है, हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के बाद में है गंगानगर। आप कहोगे सर ये क्षेत्र क्यों है, क्योंकि यहाँ से गंगा नहर जाती है, इंदिरा गांधी नहर जाती है। तो सेम से सर्वाधिक प्रभावित जिला 1 नंबर पे तो हनुमानगढ़ है, 2 नंबर पे गंगानगर है, दोनों दे देना, तो 1 नंबर वाला करना है हनुमानगढ़, इसलिए किताब में मैंने सबसे पहले हनुमानगढ़ लिख रखा है। ठीक है, ओके सर। और ये तो भाई साहब फर्स्ट ग्रेड में पूछा भी गया है कि हनुमानगढ़ का बड़ोपोल गांव है वो किस समस्या से ग्रसित है, आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया। हनुमानगढ़ का बड़ोपोल गांव है वो सेम की समस्या से प्रभावित है। इसके अलावा भगवान दास है, देईदास है, गंदेली है, ये सारे के सारे हनुमानगढ़ के गांव हैं। इनमें सबसे ज्यादा सेम की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है सर, बचाव क्या है, बचाओ ये भी सफेदे के पेड़ लगाओ। अगर आपने इंदिरा गांधी नहर देखी है, अगर आपने गंगा नहर देखी ना, तो उसके आसपास में देखना आपको सफेदे के पेड़ देखने को मिलेंगे। सर हमने तो नहीं देखी, तो कोई बात नहीं, फोटो में देख लो, ये अपने इंदिरा गांधी नहर जा रही है और इसके पास में देखो सफेदे के पेड़ लगा रखे हैं। ये सफेदे के पेड़ क्या करते हैं, उस पानी को सोख लेते हैं, सेम की समस्या से दूर कर देते हैं। ओके सर, तो सेम की समस्या, अच्छा सर्वाधिक समस्या इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र व गंगा नहर क्षेत्रों में है। जहां पर नहरें बहती हैं वहीं पर इस प्रकार की समस्या है। अगर आप वास्तव में देखना चाहो ना, तो इंदिरा गांधी नहर जहां से बहती है उसके पास में जो भी जमीन है, जो भी खेत है ना, वहां पर जाकर देखना, वहां पर हमेशा आपको पानी ऊपर तैरता हुआ मिलेगा। और यही सेम की समस्या है, वहां पर सही ढंग से खेती होती नहीं है, हद से ज्यादा पानी है। तो इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र व गंगा नहर सिंचित क्षेत्रों में है। बेचारे जैसलमेर बाड़मेर है, जोधपुर, ये कहेंगे कि हमारे तरफ भेज दो सर पानी का, इंदिरा गांधी नहर को थोड़ा इधर कर दो क्या, है ना, इधर इतना पानी है कि जमीन कहते हैं मुझे पानी की जरूरत नहीं है, और उधर जमीन बेचारी प्यासी बैठी है, मोटे करने वाली मिट्टी है, जैसी ही बारिश होती है सारी के सारा पानी सोख लेती है, नमी की मात्रा ही नहीं उधर। ओके, तो भाई साहब ये राजस्थान की विशेषताएं हैं, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग विशेषताएं। कहीं पर धूल भरी आंधियां चलती हैं, कहीं पर पानी की समस्या है, कहीं पर इतना पानी है कि लोग परेशान हैं, कहीं पर अरावली है, कहीं पर पठार है, कहीं पर पहाड़ियां हैं। ये हमारे राजस्थान की विशेषता है। चलो भाई, ये समझ लिए। सेम की समस्या रोकने के लिए मैंने बता दिया सफेदे की पेड़ लगाओ, भी नहरों के आसपास में देख लेना, हमेशा सफेदे के पेड़ देखने को मिलेंगे। और ये जो पारिस्थितिकी है, पर्यावरण में नहरों के द्वारा सिंचाई में परिवर्तन आ रहा है, ये पर्यावरण है, इसमें परिवर्तन क्यों आ रहा है, नहरों के द्वारा सिंचाई से। ठीक है, ओके सर, ये पढ़ लेंगे हम। अगला जो अपना पॉइंट है उसका नाम है मृदा के गुण। जैसे हमने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर रेतीली मिट्टी के अंदर मरुस्थलीय मृदा में, उसमें मैंने तुम्हें एक बात अलग से लिखाई थी, अगर तुम्हें ध्यान हो तो बताओ मुझे फटाफट, कौन सी बात लिखाई थी कि मरुस्थलीय मिट्टी है उसमें पीएच मान अधिक होता है, जैविक पदार्थों की कमी होती है। अगर किसी मिट्टी का पीएच मान अधिक है तो वह मिट्टी क्षारीय होगी, मतलब उसमें जिप्सम की कमी है। मतलब हम मिट्टी के गुण की विशेषता का कैसे पता करेंगे कि ये मिट्टी अम्लीय है, ये मिट्टी क्षारीय है, इस मिट्टी में क्या कमी है, बताओ कैसे पता कर सकते हैं। सर पीएच स्केल लो, सबसे बढ़िया है, इस प्रकार की पीएच स्केल आती है अभी, और ये आपको बता देगी। इसमें पीएच स्केल में क्या होता है कि 0 से लेकर 14 तक नंबर होता है। इसी प्रकार की किताब में फोटो भी दे रखी है, सेम टू सेम दे रखी है, कुछ भी चेंज नहीं है ना। यहां पर लिखा हुआ है एसिड, मतलब यहां पर लिखा हुआ है अम्लीय, यहां पर लिखा हुआ है न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब उदासीन, और यहां पर एल्काइन मतलब क्षारीय। इस प्रकार से पीएच स्केल होती है। जैसे मान लो कि मुझे जैसलमेर की मिट्टी का पता करना है, मुझे उस मिट्टी का गुण देखना है, यार ये मिट्टी कैसी है, इसमें क्या कमी है, मुझे उस मिट्टी का अध्ययन करना है। मैं जाऊंगा जैसलमेर में, मिट्टी को उठाऊंगा और मैं पीएच स्केल के माध्यम से मिट्टी का पता करूंगा। अगर वह मिट्टी 7 से कम आ जाती है, जैसे मान लो 6 आ गई, 5 आ गई, 4, 3, 2, 1, 0, कोई भी नंबर आ गया, तो मैं कहूंगा कि उस मिट्टी में अम्ल की कमी है, मतलब वह मिट्टी अम्लीय है। अगर 7 से मात्रा कम होती है तो वह मिट्टी अम्लीय है, मतलब अम्लीय मिट्टी है तो उसमें चूने की मात्रा कम हो सकती है। अगर कोई मिट्टी क्षारीय है तो उसमें जिप्सम की मात्रा कम होगी। जैसे हमने पढ़ा भी था, पीएच का मान ज्यादा होता है, किसमें होता है, रेतीली बालुई मिट्टी के अंदर, तो वहां पर पीएच का मान ज्यादा होता है, जैविक मात्राओं की कमी होती है। अगर किसी मिट्टी का मान पीएच मान ज्यादा है तो वह मिट्टी क्षारीय होगी। और अगर किसी मिट्टी का मान मान लो को पूरा का पूरा 7 आ गया कि भाई साहब इसका तो मान 7 आ गया, तो हम कहेंगे कि यह मिट्टी उदासीन है। तो इस प्रकार से पीएच स्केल होती है। मृदा का पीएच मान 7 से कम हो तो मिट्टी अम्लीय होगी। अम्लीय का मतलब उस मिट्टी में चूने की मात्रा कम है। सर उपचार क्या है, चूने का छिड़काव कर दो, नॉर्मल सी बात है। अगर मिट्टी का मान पीएच का मान 7 से अधिक है तो मिट्टी क्षारीय है, मतलब लवणीय होगी। इसलिए हम कहते हैं हमारे मरुस्थल वाली मिट्टी लवणीय है, लूण जैसी है, खारी है।
ये जो लवणीय नाम है ना, इसी से अपना नाम है लूण, जिसे हम क्या कहते हैं, नमक कहते हैं। आपा बोला ना आपने, गांव के अंदर लूण ही बोलते हैं, कोई नमक नहीं बोलता कि नमक लाना का, हमेशा कहा लूण ले का, तो सब्जी में लूण कौन गिरे हो गए, है ना। तो ये वही शब्द है, लूण मतलब लवणीय, लवणीय से लूण बना है। अगर पीएच का मान 7 से ज्यादा आता था, मान लो ये सुई 7 से आगे चली गई, तो मिट्टी कैसी होगी, क्षारीय होगी। इसमें जिप्सम की कमी है, जिप्सम का छिड़काव कर दो। और अगर पीएच मान 7 आ गया, अगर मान लो का पूरा पीएच मान 7 आ गया, तो मिट्टी उदासीन है, एकदम शांत बैठी है, न्यूट्रल बैठी है, न तो अम्लीय है न क्षारीय है। ठीक है, इनका समाधान भी है भाई। अम्लीय मिट्टी के समाधान के लिए चूने का प्रयोग करो, इस प्रकार से जमीन में चूने का छिड़काव कर दो। अगर मिट्टी में अम्लीय है तो उसमें चूने की मात्रा कम है, तो समाधान यही है कि अम्लीय मिट्टी के समाधान के लिए चूने का प्रयोग करें। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना। अम्लीय मिट्टी के समाधान के लिए किसका प्रयोग करोगे, चूने का प्रयोग करोगे। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है ना, जोधपुर पाली, वहां पर ऐसी लवणता की मात्रा में खूब देखने को मिलती है। हाँ, तो राजस्थान के पश्चिमी भाग जोधपुर पाली में लवणता की समस्या सबसे ज्यादा है। लवणता है, खारापन है, क्षारीयता है, इसकी समस्या के लिए में जिप्सम का प्रयोग करना होगा। दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। अगर पूछ ले कि आपके सामने अम्लीय मिट्टी है तो क्या करोगे, सर चूने का प्रयोग करेंगे। अगर आपके पास क्षारीय मिट्टी है, मतलब मिट्टी में खारापन है, लवणता है, तो क्या करोगे, तो हम जिप्सम का प्रयोग करेंगे। मिट्टी अम्लीय है तो चूने का प्रयोग करो, मिट्टी क्षारीय है तो जिप्सम का प्रयोग करो। और यह बात कई बार एग्जाम में पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर जल रिसाव से मिट्टी अम्लीय व क्षारीय हो जाती है, हमें पता है, नॉर्मल सी बात, हमने पहले भी कई बार पढ़ी है। क्या पढ़ा है सर, ये मान लो कि हमारे मरुस्थल की भूमि है, ठीक है। अब यानी कि यहां पर बारिश हुई, बारिश हुई और बारिश का पानी है वो यहां पर इकट्ठा हो गया भूमि के ऊपर। अब क्या होगा, जैसे मान लो कि मिट्टी लवणीय है, तो भूमि के जो लवण होते हैं, मिट्टी के जो लवण होते हैं ना, वो नीचे से ऊपर आ जाते हैं और इस पानी में आकर मिल जाते हैं, और ये पानी खारा हो जाएगा, मतलब यहां पर खारी झील बन जाएगी, जिसे हम पलाया कहते हैं। अगर ये मिट्टी क्षारीय होगी, अम्लीय क्षारीय जो भी इस मिट्टी के गुण हैं, तो इसके जो लवण होंगे वो धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे और इस पानी के अंदर मिल जाएंगे, निचली सतह से ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, यही मैंने लिखा कि मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर जल रिसाव से मिट्टी अम्लीय व क्षारीय हो जाती है। अगर मिट्टी अम्लीय है तो पानी अम्लीय हो जाएगा, अगर मिट्टी क्षारीय है तो उसका पानी क्षारीय हो जाएगा। मतलब मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर जल का रिसाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर जल का रिसाव होगा। ठीक है भाई, चलो सर आगे, ये मृदा के अपने को प्रमुख पोषक तत्व ध्यान रखने हैं। ये अपने को सिंपल सा ध्यान रखना, कुछ भी समझाने वाली बात नहीं है। जैसे पूछ लेगा कि मिट्टी के मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं, जैविक है, कार्बन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये मिट्टी के मुख्य पोषक तत्व हैं भाई। फिर पूछ लेगा कि मिट्टी के द्वितीय व सूक्ष्म पोषक तत्व, छोटे छोटे पोषक तत्व कौन से हैं, सल्फर है, दस्ता है, लोहा है, तांबा, मैंगनीज, बोरोन है। ये सारे के सारे क्या हैं, द्वितीय मतलब दूसरे और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। फिर पूछ लेगा कि मृदा के मुख्य घटक कौन से हैं, खनिज, कण है, ह्यूमस मतलब जो जैविक खाद होती है, जल है, वायु है, ये मृदा के मुख्य घटक है, मतलब इनके बिना मिट्टी का विकास हो ही नहीं सकता। मिट्टी के अंदर खनिज कण होनी चाहिए, मिट्टी के अंदर जैविक खाद होनी चाहिए, जो अपने पशुओं के जो गोबर की खाद डालते हैं ना, वही जैविक खाद, और मिट्टी के लिए जल और वायु भी जरूरी है। ये मृदा के मुख्य घटक है। ओके सर, आगे मैंने लिख रखा है कि राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड। सर ये क्या है कि राजस्थान बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड, इसका उद्देश्य है कि जो बंजर भूमि है उसको कृषि के योग्य बनाओ, ज्यादा से ज्यादा वनों का रोपण करो, मतलब पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाओ, और जल के प्रबंधन के लिए आप बढ़िया काम करो। जैसे मान लो कुआं बना दिया, कोई टंकी बना दी, तो इसके लिए बढ़िया काम करो। चारागाहों का विकास करो, मतलब पशुओं को चराने के लिए चारागाहों को विकास करो, इनकी गुणवत्ता में सुधार लेकर आओ भी, अच्छे चारागाह बनाओ, पेड़ पौधों को ज्यादा से ज्यादा लगाओ, पशुपालन के लिए भी अच्छे काम करो। तो इस उद्देश्य के लिए राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। कब की सर, 22 दिसंबर 2016 को इसका नाम का पुनर्गठन किया जाता है। और ये किसके दिन आता है ये भी अपने को ध्यान रखना है। जैसे आप फोटो में भी देखोगे ना, तो यहाँ पर है चारागाह व बंजर भूमि विकास हेतु संदर्भ पुस्तिका, मतलब इस प्रकार से ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग है, एक पुस्तिका जारी करता है, एक पुस्तक जारी करता है, बुक जारी करता है, बुकलेट, जिसके अंदर बताया जाता है कि हमें चारागाह को किस प्रकार से बढ़ावा देना है, हमें
पेड़ पौधों को बढ़ावा देना है, पशुओं के लिए किस प्रकार से चारागाहों को विकसित करना है, बंजर भूमि है उसका किस प्रकार से सही ढंग से उपयोग करना है। ठीक है, तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधीन ये पूरा का पूरा विकास बोर्ड है। ठीक है, और ये जो काम किया जाता है ना मनरेगा के तहत किए जाते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा मनरेगा के तहत कभी पेड़ पौधे लगा देते हैं, कभी पानी के लिए टंकियां खुदवा देते हैं, तो ये सारा का सारा काम है वो किया जाता है। अपने को ये ध्यान रखना है राजस्थान बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड के बारे में। राजस्थान की बंजर भूमि और चारागाहों को विकसित करने के लिए 22 दिसंबर 2016 को राजस्थान बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड के नाम से पुनर्गठन किया गया। ठीक है, यानी कि राजस्थान की बंजर भूमि और चारागाहों को विकसित करने के लिए, जो भी राजस्थान की बंजर भूमि है इसको सही ढंग से विकसित करने के लिए, जो भी चारागाह उनको सही ढंग से विकसित करने के लिए 22 दिसंबर 2016 को राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड के नाम से इसका दोबारा से गठन किया गया। यह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा क्रियान्वित है। ठीक है, समझ जाओगे। इसको चला कौन रहा है? इसको ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग वो चला रहा है। ओके सर, टॉपिक फिनिश है। छोटी मोटी महत्वपूर्ण शब्दावली है जो कभी कभी पटवारी है या फिर कृषि प्रयोगशाला के एग्जाम है उनमें पूछ लेते हैं। ओके सर, हकत बकत सुना है? हकत बकत किसे कहते हैं? अगर कोई जमीन है वो सिंचाई कृषि के लिए बढ़िया है ना, उसे हम कहते हैं हकत बकत खेती। ठीक है, तो हकत बकत सिंचाई कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। अगर कोई खेती ऐसी है जो सिंचाई के लिए बढ़िया है उसे हम कहते हैं हकत बकत है। खसरा, खसरा तो मन पता ही है सारा का सारा जानो, अरे यार मेरी जमीन को खसरो नंबर बताइए क्या। जैसे आप पुलिस में लग जाओगे, पटवारी में लग जाओगे, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। खसरा क्या होता है? मतलब भूमि का ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें गांव का नक्शा होता है, सारी की सारी जमीन का ब्यौरा होता है, पटवारी के पास में सारा रिकॉर्ड होता है इसका। जैसे मान लो आप कहोगे ना यार पटवारी जी यार मेरी जमीन देखो कितनी के नाम है, पिताजी की छोड़ के गए हैं कोनी, दादू जी छोड़ के गए सारी सल्टा दी गए, तो पटवारी जाते तेरे चल खसरा नंबर बता के, मतलब वो नंबर देखकर ही बताएगा कि आपके पास में कितनी जमीन है, कितनी आपकी जमीन आती है। तो जैसे गांव का खसरा होता है तो इसमें सारा का सारा जमीन का ब्यौरा होता है कि यार ये जमीन किसके नाम है, ये जमीन फलाने के नाम है, ये डिमकाने के नाम है, ये उसके नाम है। तो इसमें सारे का सारा पटवारी के पास में रिकॉर्ड होता है। तो भूमि का क्षेत्र जिसमें गांव का नक्शा हो, सारी की सारी जमीन का ब्यौरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? खसरा कहते हैं। बंजर भूमि समझ जाओगे, ऐसी भूमि यार जो मतलब लायक ही नहीं है खेती करने के लिए। जैसे इस प्रकार से आपको ये भूमि दिखाई दे रही है, ये बंजर भूमि है, यहाँ पर खेती नहीं हो सकती। जैसे मान लो कि मरुस्थलीय भूमि है, उसमें कुछ नहीं, पत्थर उग गए, बारिश हो नहीं रही, तो अब बेकार भूमि होगी, बंजर भूमि होगी। राजस्थान में अगर आपको बेकार भूमि देखनी है, बंजर भूमि देखनी है, तो सबसे ज्यादा जैसलमेर में मिलेगी, उसके बाद में राजसमंद में, फिर बीकानेर में। राजस्थान में सर्वाधिक बेकार भूमि, सर्वाधिक बंजर भूमि जैसलमेर में है, उसके बाद में राजसमंद में, फिर अपने बीकानेर में है। ओके, ठीक है सर, आवाज आ रही है? बढ़िया। ओके सर, हो गया बस। प्रति भूमि मैंने बताया था कि भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, 1-2 साल भूमि को खाली छोड़ देते हैं, ये होती है प्रति भूमि। जैसे मान लो आप लगातार 3-4 साल है वो खेती कर रहे हो, लगातार अगर भूमि का उपयोग करोगे ना तो धीरे धीरे इसका उपजाऊपन है वो घट जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, 1-2 साल भूमि को खाली छोड़ देते हैं, एक प्रकार वो बान कराई और बैंक के बाद में कोई फसल कौन बोवा, सीधी की सीधी जमीन ना पके छोड़ा, खाली छोड़ दिया। तो ये जो भूमि दिखाई दे रही है ये भूमि होगी आपकी प्रति भूमि। ठीक है, समझ जाओगे ना। अगर मान लो 1-2 साल आप खेती नहीं करते हो, जमीन को खाली छोड़ देते हो, उसके बाद में अगर आप फसल को बोते हो ना तो आपको ज्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि भूमि का उपजाऊपन बढ़ जाएगा। ओके सर, और लास्ट मैंने बात बताई माल भूमि, माल तो समझ जाओगे, काली उपजाऊ भूमि। तो इस प्रकार की जो आपको भूमि दिखाई देगी, जमीन दिखाई देगी, उसे हम क्या कहते हैं? माल भूमि कहते हैं। तो यह पॉइंट आपको किताब के अंदर लिखना है। अगर किसी ने यह पॉइंट नहीं लिख रखा है तो मैं अभी बता रहा हूं क्लास के माध्यम से, किताब में लास्ट पॉइंट लिख लेना, माल भूमि। ठीक है, ज्यादा खुश मत हो, पता नहीं और हंस रहे हैं माल भूमि के नाम पर। ये भूमि है, भूमि का नाम है माल। अगर इस प्रकार से काली उपजाऊ मिट्टी आपको देखने को मिलेगी ना, उसे हम कहते हैं माल भूमि। लिख लोगे ना, इस पॉइंट को लिखना है आपको, लास्ट में मैं ऐड करा रहा हूं आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, माल भूमि किसे कहते हैं? जो इस प्रकार से काली उपजाऊ मिट्टी होती है, इसे हम कहते हैं माल भूमि। लिख लेना, क्योंकि जगह है तुम्हारी किताब के अंदर, मुझे पता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख लेना भाई। लिख लोगे सारे के सारे? ओके भाई। हाँ हाँ, माल ही है हकीकत में। लिख लोगे ना? लिखना जरूर इस पॉइंट को। 1-2 पॉइंट अगर मैं लिखाता हूँ ना क्लास के बीच में तो उनको लिख लिया करो, तुम्हारे पास में जगह भी है, अच्छी बात है इस चीज का। लिख लिया, चलो ठीक है।
और कल एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए हैं राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित सारे के सवाल हम लेके आएंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था। 2 क्लासों में हमने पूरा का पूरा इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। बढ़िया तरीके से याद कर लेना, 3-4 बार पढ़ोगे तो एग्जाम में भी क्वेश्चन तुम्हारे गलत नहीं होंगे। अब हम एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए हैं सारे के सारे सवालों को कवर करेंगे। तो कल मिलेंगे अपन पीवाईक्यू के साथ में, मतलब जितने भी एग्जाम में सवाल आए हैं आज तक राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित सारे के सारे सवालों को एक साथ में कवर कर लेंगे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। एग्जाम में इस प्रकार के सवाल आते हैं, सर हम जो पढ़ते हैं सर के साथ में वो भी यानी कि बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ज्ञान बढ़ाने के लिए तुम बाद में कितना ही ज्ञान बढ़ा लेना, नौकरी लग जाओ, उसके बाद में तुम अपने मीटिंग के ऊपर पीएचडी कर लेना। ठीक है, ओके भाई, ठीक है फिर।